Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जो MCQ पैटर्न पे यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न पे रहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स के न्यूमेरिकल्स को हम लोग कवर करेंगे। और इन ऑब्जेक्टिव्स को जो कंपटीशंस में अक्सर पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। और आज से हम लोग इसकी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। उस कड़ी में आज ये पहला लेक्चर है, हम लोग आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग बुक्स में और अलग अलग किताबों में, अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स में जो अलग अलग वेराइटीज़ के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम लोग फोकस करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक्स से इसकी शुरुआत करेंगे और एकदम जो बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते हैं, जैसे डिप्लोमा लेवल पे SSC JEE वगैरह के एग्ज़ाम्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स हैं जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स होते हैं, और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जैसे रेलवे JEE के साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर्स के जो एग्ज़ाम हैं अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एग्ज़ाम, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो एग्ज़ाम्स हैं, और साथ साथ इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक स्टेप आगे बढ़ते हुए बाद में हम लोग गेट एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। यानी धीरे धीरे हम लोग अपने लेवल को, क्वेश्चंस के लेवल को अपग्रेड करते जाएंगे। और हमेशा ध्यान में रखना है कि इस सीरीज में बेसिक्स के क्वेश्चंस भी कवर होंगे और बेसिक्स से लेके हायर लेवल पे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। यानी ये कंप्लीट सेटअप होगा और ये कंप्लीट एक हम लोग कवर करेंगे जो सीरीज, इसमें हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे और फ्रॉम बेसिक्स से लेकर एडवांस वर्जन तक, यानी ये कंप्लीट कवरेज इस सीरीज में आपको मिलने वाला है। तो स्टूडेंट, इसी कड़ी में आज हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग DC के बेसिक्स पे जाएंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन पे जाएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो DC सर्किट्स के बेसिक्स से जुड़े हुए रहते हैं या DC सर्किट और DC नेटवर्क से जुड़े हुए रहते हैं। तो DC के बेसिक्स में, उनके DC सर्किट्स में, और बहुत सिंपल DC से जुड़े हुए, DC सर्किट से जुड़े हुए और DC सर्किट्स और नेटवर्क को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक रहेगा DC बेसिक सर्किट्स एंड नेटवर्क। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए आज हम लोग 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस से जितने भी क्लासेस होंगे, नेक्स्ट सीरीज के जितने भी क्लासेस होंगे, उसमें एक दिन में 1 घंटे में हम लोग लगभग 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ इस सीरीज का मकसद क्या है कि आपके अंदर वो टेम्परामेंट डेवलप हो, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं ध्यान से, वहाँ क्वेश्चन को लेके अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्लियर करते हैं, और तब राइट अप्रोच टुवर्ड्स द राइट वे, यानी एक सही अप्रोच क्वेश्चंस को देख के हम सॉल्यूशन निकालने की ओर सही अप्रोच कैसे लेते हैं, कैसे टैकल करके हम राइट जो हमारे जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन क्वेश्चन से जुड़े हुए, उनमें कैसे राइट अप्रोच और सेलेक्टिव अप्रोच लेके हम एक्यूरेट आंसर्स तक कैसे पहुंचते हैं, ये टेम्परामेंट डेवलप करना हमारा मकसद, हमारा मुख्य मकसद है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा मेन टारगेट है कि स्टूडेंट्स में ये अंदर से एबिलिटी डेवलप हो, ये सीरीज देखने के बाद, कि कैसे हम लोग टैकल करते हैं क्वेश्चंस को, कैसे सॉल्यूशंस को निकालते हैं, कैसे क्वेश्चंस को समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और कैसे हमारा सही अप्रोच होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते समय, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते समय किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, और अलग अलग बुक्स को हम लोग कवर करेंगे। ये JB गुप्ता बुक से है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। तो कुछ इजी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत इजी से, बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस वर्जन तक, स्टैंडर्ड वर्जन तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो शुरुआत के ये क्वेश्चन बहुत बेसिक से है, ये इसका सॉल्यूशन बहुत आप लोगों को पता भी होगा। आगे धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल फिर आगे बढ़ता चला जाएगा, एडवांस लेवल होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपलेस्ट पॉसिबल क्वेश्चन अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो सकता है तो ये क्वेश्चन है। इसमें सिंपली आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और क्वेश्चन को हमेशा अपना अप्रोच ऐसा बनाना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन का मतलब समझना है। तो क्वेश्चन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, यानी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है,
किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो किस वजह से है, यानी किसका फ्लो है एक्चुअली में। तो ये सबको पता है और सबको बहुत अच्छे से आता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही हम लोग जानते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, या दूसरे शब्दों में कहें तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या दूसरे शब्दों में कहें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ हमारा ए ऑप्शन सही होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इजी है, हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ जैसे ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चन को, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेके चलते हैं ना, तो वहां आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस भी लिखा हुआ है, चार्ज पार्टिकल्स भी लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर से। और कंडक्टर यानी डेफिनेटली सॉलिड मटेरियल है, और कंडक्टर से जब फ्लो होगा तो कभी भी आयंस का फ्लो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। और उसके इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को पर यूनिट टाइम हम लोग करंट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के ऑप्शन दिए रहते हैं, हमेशा ध्यान में रखना है। अगर यही क्वेश्चन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो डेफिनेटली वहां आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा सॉल्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की बात हो रही है। ठीक है, तो ये इजी इजी क्वेश्चंस हैं, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक करंट इज द, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है, अब क्या है, तो ऑप्शंस को देख लीजिए। तो ऑप्शन ए है रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, द पावर दैट काउजेस ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन का आंसर पहले से ही आता होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। हमेशा हम जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर जो सुपरफाइन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं और जो कंडक्टर्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, कंडक्टर्स के अंदर अ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो अपने पैरेंट एटम से डिटैच हो चुके रहते हैं, अलग हो चुके रहते हैं, और वो एक इलेक्ट्रॉन, एक तरह से इलेक्ट्रॉन का समुद्र बनाए रहते हैं, जिसको हम लोग पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे पूल है ना, पानी का स्विमिंग पूल होता है, इसी तरह हम लोग उसको पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र बोलते हैं। नंबर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में उसके इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इतने लूजली बाउंड होते हैं अपने पैरेंट एटम से कि हल्की सी भी एनर्जी मिलने पर वो अपने पैरेंट एटम को छोड़ देते हैं और डिटैच हो जाते हैं, और वो एटम, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के जो अलग हो चुके होते हैं उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं कंडक्टर में दो पॉइंट के अक्रॉस, तो वहां पे क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन यानी एक डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से या उस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के प्रभाव से। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर सही होगा, द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट है ही, किस वजह से है, तो जाहिर है कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया होगा उन कंडक्टर्स पे, या उन कंडक्टर्स के किसी दो पॉइंट के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन, सेकंड नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रीडोमिनेंटली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो यहाँ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कॉपर हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ, अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू प्रोवाइड कर दी गई है, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है 17 × 10⁻19 ओम मीटर, और उसके बाद है व्हाट इज द एंड टू एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर लॉन्ग along with the cross sectional dimension 1 mm in 5 mm into 1 mm। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में पूछा गया है, और भी कई एग्जाम में पूछा गया 2015 में। तो ये क्वेश्चन
इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन बहुत बेसिक से उठा के भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डाले जाते हैं। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हमेशा आप ऐसे प्रॉब्लम्स को बना पाने में, उनका सॉल्यूशन निकाल पाने में अपने आप को सक्षम पाइएगा। इसलिए अपने बेसिक्स पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ क्या है, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस का रिलेशन रेजिस्टिविटी से और कंडक्टर के लेंथ और एरिया से कैसे रहता है। तो हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, L लेंथ है, A एरिया है। बस ये सिंपल ये फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो यहाँ क्या है, कॉपर का रेजिस्टिविटी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी आपको प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में, और ये रेजिस्टिविटी कितनी है, 17 इंटू 10 टू द पावर -9 ओम मीटर। ठीक है, और आपको साथ साथ इसका लेंथ और एरिया प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहां आपको प्रोवाइड किया गया है इसका लेंथ, तो ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, मींस एल की वैल्यू भी आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को बनाने समय, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को बनाते समय हमेशा ध्यान में रखना है कि जितनी भी दी गई क्वांटिटीज हैं, जितने भी दिए गए वैल्यूज हैं, उनको एक तरह के यूनिट के सेट में हम कन्वर्ट कर लें। यानी सबसे कन्वीनियंट क्या होता है कि सबको हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका रो ऐसा यूनिट में दिया हुआ है और आपके ओम मीटर के टर्म में दिया हुआ है, लेंथ सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको भी कन्वीनियंट फॉर्म में हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ठीक है, उस तरह एरिया प्रोवाइड किया गया है, तो एरिया आपका क्या है 5 mm इंटू 1 mm। तो इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। जो आपका एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन प्रोवाइड किया गया है 5 mm इंटू 1 mm का ये एरिया है। तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसके यूनिट को, और इस एरिया को भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद। तो 5 mm है, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर इंटू 1 mm है, तो 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो अब इस एरिया की वैल्यू आपको कितनी मिल गई कैलकुलेटेड, तो अल्टीमेटली एरिया की वैल्यू आपको मिल गई 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम लोग ले जाके इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे, R इज इक्वल टू रो L बाई A, और कैलकुलेशंस के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो लेट अस कैलकुलेट इट। रो की वैल्यू थी, वैल्यू गिवन है आपके क्वेश्चन में 17 इंटू 10 टू द पावर -9, 17 इंटू 10 टू द पावर -9। ठीक है, ये रो की वैल्यू है। लेंथ की वैल्यू, तो आपके लेंथ की वैल्यू हो गई 2 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, एंड अगेन एरिया की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर में था। और कैलकुलेट करके ये सारी की सारी क्वांटिटीज कैलकुलेशन करके जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो डेफिनेटली R की वैल्यू में निकाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये ओम में मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है क्वेश्चंस में जब हम लोग ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि सॉल्यूशन बनाते समय अपने मल्टीपल चॉइस में जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको भी देख के चलना है। जैसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शंस में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाते समय एक नजर हमें ऑप्शंस पे भी जरूर डालना है। तो यहाँ ऑप्शंस पे नजर डालने से फायदा हमें क्या मिलेगा कि हमें दिख जाएगा कि सारे आंसर्स माइक्रो में दिए हुए हैं, तो अननेसेसरली कैलकुलेशन में होने वाला जो टाइम वेस्ट होता है उससे हम लोग बच जाएंगे। होता क्या है कि सॉल्यूशन हम लोग ओम में निकाल लेते, फिर जाके देखते कि यहाँ सॉल्यूशन यहाँ ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है माइक्रो में,
तो फिर उसको माइक्रो में कन्वर्ट करते। ये थोड़ा थोड़ा सा टाइम हर एक क्वेश्चन में अगर हम लोग बचा लें तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो इन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए, इसलिए हमेशा सॉल्यूशन निकालते समय एक बार अपने ऑप्शंस को भी जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रोमीटर में ही माइक्रो ओम में ही आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग भी अपना कैलकुलेशन वैसे करके डायरेक्टली माइक्रो ओम के टर्म में ही निकालेंगे। इससे हमारा कैलकुलेशन में वेस्ट होने वाला टाइम बचेगा और डायरेक्ट सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10⁻⁹ है और ये है यहां से हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ -3 बचेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली 17 × 2/5 और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो अब -3 बचा, ये -6 डिनोमिनेटर का इसमें कैंसिल होने के बाद, तो ये बचा 10⁻³ और -2 मिलके 10⁻⁻5 ओम। ठीक है, और फर्दर कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। (34/5) -5 ओम और 34/5 है। और इसका फाइनल कैलकुलेशंस कर लेंगे। आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग स्टेप में कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अगर आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं इन स्टेप को स्किप करके, क्योंकि होता क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में मेन चीज क्या होती है कि टाइम सेविंग। कम से कम टाइम में जितना मैक्सिमम सॉल्यूशन और एक्यूरेट सॉल्यूशंस हम बना सकें, कितने क्वेश्चंस को टैकल कर सकें कम से कम टाइम में और उनके एक्यूरेट सॉल्यूशन तक पहुंच सकें, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझाने के लिए मैं अलग अलग स्टेप में करके बना रहा हूं, लेकिन आपका मैथमेटिकल पार्ट अगर स्ट्रांग है, आपका कैलकुलेशन पार्ट स्ट्रांग एंड एक्यूरेट है, तो आप लोग डायरेक्टली आंसर तक आ जा सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन, वर्बल कैलकुलेशंस करके बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती हैं, हमारे मन में ही उन मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को हम लोग कर सकते हैं अगर हमारा एनालिटिकल पार्ट और मैथमेटिकल पार्ट स्ट्रांग है। तो अब इसको हम लोग कर लेते हैं। तो ये 6 and 8 6.8 into 10⁻⁻5 ओम आया। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सॉल्यूशन को जब हमने देखा था तो वहाँ माइक्रो ओम में हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ था। तो माइक्रो हमें पता है 10⁻⁻6 होगा, तो इसको माइक्रो ओम में हम लोग अब निकाल लेते हैं। इसको करने के लिए सबसे आसान क्या है, 10⁻⁻5 हमारे पास है और चाहिए हमें 10⁻6 के टर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। और अल्टीमेटली ये 10⁻5 इंटू 10⁻1 मिलकर 10⁻6 मिल गया, यानी माइक्रोमीटर हो गया। ये हो गया आपका 10⁻6 और ये 10⁻⁻1 है। ठीक है, ये इतना ओम हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जब पॉइंट हटा देंगे, 6.8 है, इस पॉइंट को हटा देंगे तो एक 10 नीचे आ गया और 10⁻1 पहले से है जो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया था, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ये बच गया 10⁻6 ओम, यानी 68। तो ये अल्टीमेट आंसर आपको मिला 68 और 10⁻6 हमें पता है कितना होता है माइक्रो, 68 माइक्रो ओम आपको आंसर मिल गया इसमें। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला बेस्ड है, सारी क्वांटिटीज आपको दी हुई है जो आपके फॉर्मूला R = ρ/L/A में आता है और इन सारी वैल्यूज को पुट करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको समझाने के लिए इस तरह से एक एक स्टेप करके हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फास्ट कैलकुलेशंस करके इन आंसर्स पे पहुँच जाना है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें हमें मिला 68 माइक्रो, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ द 3rd क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह 3rd क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन में। 4th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका सॉल्यूशन पता होगा।
तो क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, ठीक है। तो ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए तो हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ में होता क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ओम्स लॉ में उसके मैथमेटिकल फॉर्मूला को बोल देते हैं कि ओम्स लॉ में मींस V इज इक्वल टू आर आई, या कुछ लोग बोल देते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। लेकिन हमेशा ध्यान में रखना है कि ये सारी चीजें मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है ओम्स लॉ का। मैं हमेशा से अपने क्लासेस में बताता हूँ कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग। यानी इंजीनियरिंग के जो कंसेप्ट्स को हम लोग सीखते हैं ना, उन्हें दूसरे लोगों तक पहुंचाने की भाषा, दूसरों तक पहुंचाने का जरिया मैथमेटिक्स और ड्राइंग है। हमेशा हमारा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे लॉज इंपॉर्टेंट है, हमारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, हमारे फेनोमेनन्स इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जिन फेनोमेनन को हम लोग सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उन फेनोमेनन्स को मैथमेटिकल फॉर्म में एक लैंग्वेज की तरह एक दूसरे को पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को, अपनी चीजों को, अपने समझ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए एक जरिया है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग कभी नहीं कहेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है कि ओम्स लॉ क्या है। तो बहुत इजी है, किसी भी कंडक्टर पे कोई दो पॉइंट हम लोग ले लेंगे। सपोज दैट कोई दो पॉइंट किसी भी कंडक्टर पे, ठीक है। सपोज दैट ये कंडक्टर है, बार है, किसी भी कंडक्टर पे कोई दो पॉइंट हमने ले लिया, नाम हमने दे दिया ए बी। तो किसी भी कंडक्टर पे कोई दो पॉइंट है, अगर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई करंट फ्लो होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से सर्किट कंप्लीट है तो डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। तो अगर कोई करंट फ्लो होता है तो आपका ओम्स लॉ कहता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी अप्लाइड वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होगा। मींस अब मैथमेटिकली फॉर्म लोग कहें तो V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो डेफिनेशन में इसको कहना कितना आसान है, पहले समझने के लिए समझ लीजिए ओम्स लॉ क्या है। तो समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक कंडक्टर है, इस पे कोई भी दो पॉइंट हम लोग लेंगे, उस पॉइंट के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से उन दोनों पॉइंट के बीच में अगर कोई करंट फ्लो होता है, एग्जांपल के लिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस V कर दिया, करंट को I कर दिया, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उस पॉइंट के अक्रॉस जो हमने अप्लाई किया और उस पॉइंट के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट है, यानी V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट है। और जब बाद में हम अपनी एनालिसिस करके एक्चुअल सिचुएशन में जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो वो कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिलती है जो रेजिस्टेंस R के बराबर होती है, और इससे अल्टीमेटली हमें मिलता है V by R। और जब कैलकुलेशंस करते हैं रियल सिचुएशंस में तो वो वैल्यू जो हमें मिलती है वो हम लोग पाते हैं कि वो रेजिस्टेंस के बराबर है, और तब हमें इक्वेशन मिलता है। इससे अल्टीमेटली ओम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म पे हम लोग आते हैं। तो ये समझाने के लिए हो गया। अब डेफिनेशन में कहेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज between any two point या across any two points on a conductor to the current I flowing through those points is constant, ठीक है। और साथ साथ यानी V upon I is equal to constant की हम लोग बात करें, लेकिन साथ साथ हम लोग कंडीशन लगाएंगे, provided the temperature of the surrounding do not change। एक और कंडीशन होता है provided the physical conditions of the conductor do not change, ठीक है। तो दो ओम्स लॉ ये है, ओम्स लॉ का डेफिनेशन हमने देख लिया, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हमने देख लिया। ओम्स लॉ है क्या, तो इसको समझाने के लिए कैसे समझाते हैं लोग, तो कोई दो पॉइंट लेंगे कंडक्टर पे, उस पॉइंट्स के अक्रॉस हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अब उस पॉइंट्स के अक्रॉस सर्किट कंप्लीट होने की वजह से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो ये वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है ना वो कांस्टेंट होगा, ये वोल्टेज और करंट का रेशियो कांस्टेंट होगा। और इसी जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकालते हैं, तो हम पाते हैं कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना वो R के बराबर है, और इससे मैथमेटिकल फॉर्म V इज इक्वल टू RI पे हम लोग आते हैं। लेकिन इस ओम्स लॉ के वैलिड होने के लिए, यानी ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए जो कंडीशन है, तो दो तरह के कंडीशन होते हैं। एक तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बदले नहीं, तब ओम्स लॉ वैलिड है। दूसरा, हम जिस कंडक्टर को लेके चल रहे हैं ना ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए, उस कंडक्टर का फिजिकल कंडीशंस चेंज ना हो। डेफिनेटली होना भी चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आता है ना, तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस में चेंज आता है। अगर T पॉइंट पे है, R0 पॉइंट पे, सपोज दैट R0 एक ऐसा पॉइंट है, सपोज R0 एक ऐसा पॉइंट है जिसका टेम्परेचर हमें पहले से पता है, और टेम्परेचर बढ़ के T के बराबर हो जाता है, तो हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। और अगर टेम्परेचर चेंज डेल्टा T होता है इस बीच में, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं T0 और T माइनस T0 करके भी, या डेल्टा T करके भी दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो हम तो जानते हैं रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा, और जैसे रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगा तो हमारा ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। दूसरा हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू
रो एल बाई ए। अब इंटायर प्रोसेस के दौरान, ये ओम्स लॉ के कैलकुलेशन के दौरान, अगर किसी ने आके इस कंडक्टर पे हैमरिंग कर दी, उसके लेंथ और एरिया में चेंजेस आ गया तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएगा, और रेजिस्टेंस में चेंजेस आ जाएगा तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं रहेगा। तो यहाँ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, पूछा जा रहा है वैलिडिटी, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है ओम्स लॉ की वैलिडिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला है टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, दूसरा है करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो ये जो है ना, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये ओम्स लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग निकालते हैं कि वोल्टेज, करंट जो है वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो खुद ओम्स लॉ है, तो कंडीशन है नहीं, पूछा जा रहा है वैलिडिटी के लिए कंडीशन, ठीक है। उसका क्या है, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका रेजिस्टेंस जिसने हम लोग ओम्स लॉ निकाल रहे हो वायर बाउंड टाइप हो, वो स्ट्रेट भी हो सकता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया इस बार रेजिस्टेंस का, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली एक ही सॉल्यूशन इसमें हमें दिख रहा है कि टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, तभी हमारा ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा सही रहेगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग बोर्ड को। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, फॉर ए फिक्स सप्लाई वोल्टेज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स, ठीक है। तो दिया हुआ है कि अगर सप्लाई वोल्टेज आपका फिक्स है तो किसी कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है करंट, वो इंक्रीज कब करेगा, ये पूछा जा रहा है। कोई भी एक कंडक्टर है, इमेजिन कर लीजिए कोई भी एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर हम फिक्स सप्लाई वोल्टेज दे दें, ठीक है, इस कंडक्टर के अक्रॉस मान लो हम फिक्स सप्लाई वोल्टेज दे दे रहे हैं, ठीक है, सर्किट कंप्लीट है, डेफिनेटली करंट आई फ्लो करेगा अगर फिक्स सप्लाई वोल्टेज हम वी अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमेशा मैंने कहा है क्वेश्चन को हमेशा बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहला जो चीज इंपॉर्टेंट है उनको ध्यान में रखिए, फॉर ए फिक्स सप्लाई वोल्टेज, यानी सप्लाई वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब करंट के बारे में पूछा जा रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर विल इंक्रीज। तो करंट कब इंक्रीज करेगा, अगर हमारा सप्लाई वोल्टेज है कांस्टेंट तो करंट कब इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसमें कंडीशंस दिया हुआ है, कंडीशन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब हम लोग रिड्यूस करेंगे, लेंथ जब रिड्यूस करेंगे, लेंथ इज इंक्रीज दिया हुआ है, लेंथ इज इंक्रीज एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो ये सिंपली ओम्स लॉ से जुड़ा हुआ ये भी क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू आर आई, ओम्स लॉ हम लोग यूज करते हैं, ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं डीसी सर्किट्स के लिए। तो डेफिनेटली करंट को इससे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब देखना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, करंट इंक्रीज करेगा कब, ठीक है। यानी अगर डेफिनेटली करंट को इंक्रीज करना है और V हमारा कांस्टेंट है, तो अब एक ही उपाय बचता है कि रेजिस्टेंस जब डिक्रीज हो तब। तो एक सॉल्यूशन हमें मिला कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करे तब करंट इंक्रीज करेगा इस सर्किट में। लेकिन ऑप्शन में देखिए रेजिस्टेंस के टर्म में कुछ दिया हुआ नहीं है, हाँ लेंथ और एरिया के टर्म में जरूर दिया हुआ है। तो ये भी हमें पता है कि ये रिलेट करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी से, लेंथ और एरिया के साथ, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अब आपके क्वेश्चन में क्या है कि करंट कब इंक्रीज करेगा, करंट कब इंक्रीज करेगा आपको पता चल गया, जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। और इससे देख लेंगे कि रेजिस्टेंस कब कब डिक्रीज कर सकता है। तो जाहिर है एक बार आपका मटेरियल बन गया तो आपका रो तो फिक्स हो गया, मटेरियल का सैंपल हमने ले लिया, तो मटेरियल का सैंपल जब ले लिया तो उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स है, ठीक है। तो जाहिर है रेजिस्टेंस को कम करने के लिए या तो हम लोग लेंथ को कम कर दें या फिर हम लोग एरिया को इंक्रीज कर दें, क्योंकि यहां से बहुत क्लियर दिख रहा है कि R लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वही R एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कहीं ना कहीं अगर हमें रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो या तो लेंथ को डिक्रीज करना होगा या एरिया को इंक्रीज करना होगा। ये दोनों ऑप्शन ही करके हम लोग रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो एक फिक्स सप्लाई वोल्टेज पे करंट हम लोग इंक्रीज करेंगे। अब हम लोग ऑप्शन देख लें, तो लेंथ इज रिड्यूस्ड, तो ये हम लोग जान रहे हैं कि लेंथ को रिड्यूस करेंगे तब होगा, ये सही है। लेंथ इज इंक्रीज्ड वाला गलत है डेफिनेटली, ठीक है। अब उसके आगे क्या है, एक और, हाँ पहला ऑप्शन छूट गया। पहला ऑप्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस। तो हम लोग देख रहे हैं कि रिड्यूस नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करते हैं तब हमारा रेजिस्टेंस कम होता है, तब करंट बढ़ता है, यानी ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि सारे ऑप्शंस को जरूर देख लेना है, क्योंकि कहीं कहीं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले नहीं होते हैं, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन वाले भी किसी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। यानी आपका
आंसर एक का जो आपका ऑप्शन है ना, वो एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है, ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए उसको ध्यान में रख के हमें हर एक ऑप्शन को एक बार जरूर देख लेना होगा। एक करेक्ट मिल गया तो वहीं रुक नहीं जाना है, अगले में भी देख लेना है। तो आगे क्या है, लेंथ इज इंक्रीज्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो जाहिर है लेंथ तो इंक्रीज हम लोग करते नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो बचा हमारा बी ऑप्शन। तो 5 का भी बी ऑप्शन सही है, लेंथ इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो 5 का भी आपका बी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट इज 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, a 12 volt automobile light is rated at 30 watt. The total charge that flow through the filament in 1 minute is, ठीक है। अब ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में आ चुका है 2014 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक और एग्जाम ET1 है उसमें भी आ चुका है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। तो ध्यान में रखना है कि दो चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं और ऑटोमोबाइल के लाइट के बारे में बात किया गया है, और जाहिर है ये लाइट है भी तो पुराने वाले बल्ब का, फिलामेंट वाला जो बल्ब है ना, इनकैंडिसेंट बल्ब है, उसका बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पहले देखिए कि क्वांटिटीज गिवन कौन कौन सी हैं। तो पहला तो पावर दिया हुआ है इसका लाइट का 30 वाट। दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि वोल्टेज भी दिया हुआ है, वोल्टेज इज 12 वोल्ट। और फिर पूछा जा रहा है कि टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट इन 1 मिनट, ठीक है। तो हम जानते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम करंट होता है, यानी करंट का कहीं ना कहीं रिलेशन को हम लोग को यहाँ यूज कर लेना है। और टाइम भी दिया हुआ है 1 मिनट, तो टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, डेफिनेटली इसको ऐसा यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आपका 60 सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लें, बहुत आसान है। हमें पता है कि P इज इक्वल टू, पावर का जनरल फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI cos phi होता है, लेकिन यहाँ DC सर्किट्स है तो यहाँ cos phi यानी पावर फैक्टर का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा पावर का इक्वेशन सिमट के आ गया, P इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। P और V की वैल्यू दी हुई है तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी, I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो करंट की वैल्यू यहाँ से बहुत आसानी से मिल जाएगी। 30 वाट दिया हुआ आपका पावर और 12 वोल्ट आपका वोल्टेज है, ठीक है। तो ये हमें मिल गई करंट की वैल्यू। अब क्या है, तो उस करंट से हमें चार्ज निकाल लेना है। तो बहुत आसान है, हमें पता है कि आवर करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी 1 मिनट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा। बहुत बहुत आसान है। तो हमें Q इज इक्वल टू IT, इस फॉर्मूला से करंट हमने निकाल लिया है, टाइम यहाँ पे गिवन है, चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके अब हम लोग चार्ज कैलकुलेट कर लेंगे। तो चार्ज हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, Q इज इक्वल टू IT है, तो करंट की वैल्यू हमने निकाल ली 30/12, ठीक है। और इसमें टाइम 60 सेकेंड से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत आसान है इसका। 5 आ गया और 30 into 5 मीन्स 150 कूलम्स, ठीक है। तो चार्ज Q इज इक्वल टू 150 कूलम्स आ गया इसमें, यानी हमारा ऑप्शन C 150 कूलम्स सही है 6 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन C 150 कूलम्स हमारा सही है 6 नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। ओके, 7th नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये गेट के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में 1998 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझ लें, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें है कि लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज यूनिफॉर्मली स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी एक वायर का एक टुकड़ा है, एक लेंथ है, इसको हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। और स्ट्रेच कितना करते हैं, तो n टाइम्स हम लोग स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, इट्स ओरिजिनल वैल्यू। नाउ इट्स रेजिस्टेंस इज, तो वायर का टुकड़ा है, इसका रेजिस्टेंस R है, और ये टुकड़ा है ना, इसका n टाइम्स हम इसको खींच देते हैं। अब एक चीज इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो वायर है ना, इसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, खींच के अगर हम लोग लंबा करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ के उतना हो गया, वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स रहेगा।
यानी ये अंडरस्टूड है, ये समझना चाहिए कि इस वायर को अगर दिया हुआ स्ट्रेच करने का, तो इसको अगर खींच के हम स्ट्रेच करते हैं तो साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है। लेंथ अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि इसका वॉल्यूम बढ़ तो नहीं जाएगा, वॉल्यूम तो हमेशा फिक्स्ड है। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम लेंथ इनटू एरिया है। तो डेफिनेटली अगर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेंथ को हम बढ़ा रहे हैं, जिस रेट से लेंथ को बढ़ाएंगे उसी रेट से एरिया रिड्यूस होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा। यही इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हम लोग पा सकते हैं। तो सपोज दैट स्टार्टिंग के समय जब ये वायर का आपको टुकड़ा दिया हुआ, वायर का पीस दिया हुआ है, ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ ए वायर, तो इस वायर का जो दिया हुआ टुकड़ा, सपोज दैट इसका लेंथ L है ओरिजिनली। अब हमें क्या करना है, खींच के इस L को इतना बड़ा कर देना है n टाइम्स, यानी नया लेंथ जब NL हो जाए, खींच के जब हम लोग इसको बड़ा कर दें, नया लेंथ NL हो जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब यहां हमने देखा कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखने के लिए जिस रेट से हम लोग खींचेंगे उसी रेट से हमारा एरिया रिड्यूस होगा, यानी लेंथ जितने फैक्टर से हमारा लेंथ इंक्रीज करेगा उतने ही फैक्टर से ये डिक्रीज करेगा। यानी जब हम लोग लेंथ को बढ़ा के NL कर देंगे तो डेफिनेटली एरिया उतना ही टाइम्स उतने ही फैक्टर से रिड्यूस कर जाएगा, यानी एरिया हो जाएगा A/N, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन के बाद अगर हमारा ओरिजिनल रेजिस्टेंस का रिलेशन ये है, जब लेंथ L था और एरिया A था, तो नए कंडीशन में जब हमारा लेंथ NL है और एरिया A/N है, तब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस न्यू कितना हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी तो हमेशा वही रहेगी। एक बार मटेरियल हमने डिजाइन कर लिया, एक बार कंडक्टर मटेरियल फिक्स कर दिया हमने, तो रेजिस्टिविटी तो हमेशा फिक्स है। अंतर इसमें आ रहा है, तो ये हो गया आपका NL और एरिया हो गया A/N। अब नया एरिया जो है, इससे हमने देखा कैलकुलेट करके, ये n ऊपर गया, मींस n स्क्वायर को एक साइड हम लोग कर दिए, n स्क्वायर रो L/A, यानी हमने देखा कि ओरिजिनल वैल्यू से n स्क्वायर टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो R पहले का रेजिस्टेंस था, डेफिनेटली अब n स्क्वायर R हो गया, यानी C ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। तो हमारा 7th नंबर क्वेश्चन का C ऑप्शन हमने सही किया, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ क्या है, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स एंड डायमीटर इज हाफ, ठीक है, डायमीटर इज हाफ, ठीक है। तो ये कंडीशन दिया हुआ है, सेम उसी फॉर्मूला पे इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं इसको भी हम लोग। तो हमेशा क्वेश्चन को मैं हमेशा कहता हूं कि पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना है। तो क्वेश्चन में क्या है कि एक कंडक्टर है, उसके रेजिस्टेंस को क्या होगा जब उसका लेंथ हम लोग 3 गुना बढ़ा दें और डायमीटर आधा कर दें। यानी पहले उस कंडक्टर की ओरिजिनल को हम लोग ले लेते हैं, ओरिजिनल कंडक्टर को पहले ले लेते हैं। ओरिजिनल कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, ठीक है। सपोज दैट इसका जो लेंथ है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो लेंथ है ये L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सपोज दैट A है। अब हम लोग कर क्या रहे हैं, तो ये पुरानी वाली वैल्यू से लेंथ को 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, यानी पहले अगर लेंथ L है तो अब तो रियल हो जाएगा, ठीक है। और डायमीटर को हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया से, इस फॉर्मूला से हम लोग रिलेट करते हैं R इज इक्वल टू रो L बाई A। यहाँ एरिया लेके चलते हैं, यहाँ डायमीटर की चर्चा की जा रही है, ठीक है। डायमीटर की चर्चा की जा रही है, तो डेफिनेटली ये जो हमारा कंडक्टर है ना, ये इस तरह का शेप का होगा, सिलिंड्रिकल शेप का, तभी तो डायमीटर की बात की जा रही है, ठीक है। तो डायमीटर की बात की जा रही है, और उससे जाहिर है तो अब ये सर्कल का एरिया होगा, जब जो भी एरिया इन्वॉल्व होगा, क्योंकि एरिया हम लोग जनरलाइज कंसेप्ट लेके चलते हैं। जनरलाइज्ड कंसेप्ट इसलिए लेके चलते हैं कि हम चाहे तो कंडक्टर इस तरह का भी ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का, क्यूबॉइड शेप का ले सकते हैं, या फिर हम लोग इस तरह भी ले सकते हैं अपने शेप में, या स्क्वायर शेप का भी हम लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से करके हम लोग कैलकुलेशंस को कर सकते हैं। तो ये जनरलाइज्ड है एरिया, डिपेंड करता है कि एक्चुअल में एरिया कौन सा है। तो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, और ये आपके कंडक्टर का शेप सिलिंड्रिकल है, ठीक है। तो इस तरह में हम लोग एरिया में जानते हैं कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई R स्क्वायर,
या अगर डायमीटर के टर्म में हम लोग लिखते हैं तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो अब यहाँ उसकी चर्चा हो रही है। तो ओरिजिनली अगर डायमीटर, ठीक है, तो ओरिजिनली जब एरिया ए है तो हम लोग मान लेते हैं इसका डायमीटर जब डी हुआ होगा तो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास ये है। लेकिन अब नए कंडीशन में क्या हो रहा है, जब लेंथ को हमने 3l कर दिया, नए वाले कंडीशन में जब लेंथ को हमने 3l कर दिया तो यहाँ आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया जा रहा है कि एरिया सॉरी डायमीटर को हम लोग हाफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आपका डायमीटर d से d/2 हो जाएगा, लेंथ को क्या कर रहे थे l से 3l कर रहे थे, तो जब डायमीटर d/2 हो जाएगा तो अब आपका नया एरिया क्या हो जाएगा, तो आपका एरिया न्यू क्या हो जाएगा, तो इसमें हम लोग पुट कर दें एरिया न्यू इस तरह से, तो पाई डी स्क्वायर, और ये 4 पहले से है और ये यहाँ स्क्वायर होके ये एक और 4 हो गया, 4 into 4 अल्टीमेटली हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे पाई डी स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर देते हैं, इस फॉर्मूला से। तो पहले हमारा रेजिस्टेंस ये था, अब नए सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो नए सिचुएशन में जब हमने लेंथ को बढ़ा के 3 टाइम्स कर दिया और डायमीटर को हाफ कर दिया, तब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एरिया में कितना बदलाव आ गया, एरिया को भी कंपेयर कर लेंगे और ठीक है उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे। तो चाहे तो इस फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्ट इजी सॉल्यूशन के लिए सीधे एरिया की वैल्यू यहां पुट करके चलेंगे, यानी ओरिजिनल जो हमारा रेजिस्टेंस है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस जो हमारा है वो ये है और नीचे हमारा पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। और अब नए सिचुएशन में हमारा रेजिस्टेंस न्यू है, तो ये क्या हो चुका है, तो रो अब लेंथ 3l हो चुका है और एरिया पाई डी स्क्वायर, और इजी होने के लिए इसके टर्म में चूंकि हमें करना है ओरिजिनल वैल्यू के टर्म में, तो बड़ी आसानी से 4 into 4 लिखें उस 16 को, तो और आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं इसको कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करने के लिए एक जैसा इन्हें बना दें, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, 12 into रो l पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। तो हमने देख लिया कि ये हमारा ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है, तो हमने देखा कि नया रेजिस्टेंस हमारा 12 टाइम्स हमारे उस ओरिजिनल वैल्यू से है, नया रेजिस्टेंस हमारा 12 टाइम्स उस ओरिजिनल वैल्यू से हमें मिला, यानी इस केस में रेजिस्टेंस हमारा 12 टाइम्स ओरिजिनल वैल्यू से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है, तो आंसर में वो देख रहे हैं रेजिस्टेंस रिमेन्स द सेम, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 6 टाइम्स, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 12 टाइम्स। तो हमारा आंसर है रेजिस्टेंस इज इंक्रीज 12 टाइम्स, ठीक है, यानी डी ऑप्शन 8 का डी ऑप्शन हमारा सही है। और ये यूपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2015 का, ठीक है। तो 8 का हमने देखा कि हमारा डी ऑप्शन सही है, कैलकुलेट करके हमने निकाला, ठीक है। तो अब 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, ओके। तो 9th नंबर क्वेश्चन में है a drawn wire of resistance 5 ohm is further drawn so that its diameter becomes 1/5 of the original. What is its resistance with the volume remaining the same? बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है और ये भी यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रीलिम्स में 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2017 का ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी के प्रीलिम्स में, ये भी एकदम बेसिक्स पे है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग रहेगा तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में बेसिक्स से उठा के क्वेश्चंस डाले रहते हैं, अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग रहेगा तो देखते ही वो क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी उसी तरह फॉर्मूला बेस्ड में है,
इसमें भी आपको बताया जा रहा है कि एक वायर है जिसको ऑलरेडी बनाया है हमने, और जाहिर है वायर ड्रॉ करके ही बनता है, इसलिए ड्रॉन वायर दिया हुआ है। ठीक है, वायर का दिया हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, यानी ओरिजिनली इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। ठीक है, अब इसमें क्या है तो मान लेते हैं हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करना है, तो इसका भी हमें लेंथ एल एज्यूम कर लेना है। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया ए ले लेना है। अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को हम लोग एक बार और देख लें। तो अ ड्रॉन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ohm is further drawn so that its diameter becomes 1/5 of the original value. What is the resistance या what is its resistance with volume remaining the same? ठीक है, तो डेफिनेटली अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा फिक्स ही रहता है, ये नहीं मिल रहता तो हम लोग वही लेके चलते, लेकिन कंडीशन गिवन भी है कि वॉल्यूम रिमेनिंग द सेम। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया होता है, तो वॉल्यूम सेम है। अब क्या है, तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फर्दर ड्रॉन सो दैट इट्स डायमीटर बिकम 1/5 ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, अब यहाँ भी ध्यान में देना है कि डायमीटर इन्वॉल्व है, यानी ये जो हमारा कंडक्टर है वो किस तरह का होगा, तो इस तरह सिलिंड्रिकल शेप का कंडक्टर होगा, तभी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ओरिजिनल एरिया ए है, इसको हम लोग डायमीटर के टर्म में लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि सर्कल का एरिया पाई d स्क्वायर अपॉन 4 होता है, पाई d स्क्वायर अपॉन 4 होता है। अब यहाँ से क्या है, आपको वैल्यू आपको प्रोवाइड किया गया है कि हम इस वायर को इस तरह से ड्रॉ करें कि इसका डायमीटर 1/5 ऑफ द ओरिजिनल रह जाए, यानी स्टार्टिंग में अगर d डायमीटर है तो आपका नया डायमीटर क्या हो जाए, तो d से बदल के आपका नया डायमीटर d/5 हो जाए। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि डायमीटर को अगर हम लोग कम करते हैं, ठीक है, डायमीटर को अगर हम लोग डिक्रीज करते हैं 5 टाइम्स तो क्या फर्क पड़ेगा। तो डायमीटर को अगर हम 5 टाइम्स डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया भी डिक्रीज होगा। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं कैसे होगा, तो ओरिजिनल एरिया ये है, नया एरिया इसके हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, तो एरिया न्यू पाई d स्क्वायर अपॉन 4, और ये 5 की वजह से हो गया 25। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि डायमीटर को अगर हमने कम कर दिया, डायमीटर को d से हमने d5 कर दिया, तो हम लोग देख रहे हैं हमारा एरिया कितना हो जाएगा, तो 1/5 स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, 1/5 स्क्वायर टाइम रिड्यूस हो जाएगा, यानी 25 टाइम्स हमारा रिड्यूस हो जाएगा एरिया। ठीक है, यानी 5 टाइम्स 1/5 हम लोग कर रहे हैं, यानी 5 टाइम्स अगर डायमीटर को रिड्यूस कर रहे हैं तो एरिया हमारा 25 टाइम्स रिड्यूस हो जा रहा है। अब डेफिनेटली वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो लेंथ को भी 25 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, लेंथ को 25 टाइम्स इंक्रीज करना होगा। तो इससे कंक्लूजन हमने क्या निकाला, तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि अगर हमारा डायमीटर ओरिजिनल वैल्यू से d/5 रह जाए तो हम लोग देखते हैं कि एरिया 1/25 टाइम रिड्यूस कर जाता है, और डेफिनेटली लेंथ जो है ओरिजिनल वैल्यू से 25 टाइम्स, लेंथ जो है ओरिजिनल वैल्यू से 25 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं उस फॉर्मूला पे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए के फॉर्मूला में आ जाते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि जब हमारा लेंथ L था, डायमीटर D था, हमारा एरिया A था, तो उस केस में हमारा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A था। ठीक है, नए सिचुएशन में जब हमारा लेंथ अब 25L हो गया, 25L क्यों हुआ, क्योंकि हमने डायमीटर को 5 टाइम्स रिड्यूस किया और एरिया 25 टाइम्स रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो इससे हम लोग देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। तो अब जो हमारा नया एरिया है इन कंडीशंस के बाद वो क्या हो जाएगा, तो लेट अस राइट इट डाउन। तो हमारा नया एरिया अब इन वैल्यूज को कंप्यूट कर दीजिए, तो रो इसी तरह L की जगह 25L, सॉरी L की जगह
25L और एरिया, तो एरिया हो गया A/25, क्योंकि डायमीटर को D/5 करने पर हमने देखा कि ये A/25 टाइम्स रिड्यूस हो रहा था। इससे अल्टीमेटली हमें क्या मिलेगी वैल्यू, तो इससे अल्टीमेटली हमें वैल्यू मिलेगी 25 इंटू 25 रो L/A, ठीक है। यानी ये जो एरिया था रो L/A उस वक्त जो उसके करस्पॉन्डिंग, सॉरी ये जो रेजिस्टेंस था रो L/A R के बराबर, उस वक्त जब हमारा लेंथ L था, डायमीटर D था, एरिया A था, उससे अब नए सिचुएशन में ये 25 इंटू 25 यानी 625 टाइम्स हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, हमेशा मैं बोलता था ना कि क्वेश्चन को पढ़ के चलना है। यहाँ R को हमने कंपेयर किया, लेकिन R की वैल्यू भी गिवन है आपके क्वेश्चन में, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि R की वैल्यू गिवन है। तो हमने देखा कि अब पुराने वाले सिचुएशन से नए वाले सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि R में क्या बदलाव हो रहा है। तो R जो पहले इस तरह R हुआ करता था, अब कितना हो गया, 625 टाइम्स R हो गया, और R की वैल्यू भी गिवन है 5। तो अगर ये 5 है तो नया वैल्यू क्या हो गया हमारा रेजिस्टेंस का, 5 इंटू 625, ये हो जाएगा 3125 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 3125 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 9th में हमने देखा कि हमारा 3125 यानी ऑप्शन डी 9th नंबर क्वेश्चन का सही है। तो हमेशा क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि क्या क्या छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस में प्रोवाइड की हुई हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा अवेयर रहना है, हमेशा अटेंटिव रहना है। ऑब्जेक्टिव्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन को बनाते समय हर तरफ ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को भी बारीकी से पढ़ना है, ऑप्शंस को ध्यान में रखना है, और उसके हिसाब से कैलकुलेशंस में मूव करना है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ ए फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज हायर देन कोल्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द फिलामेंट इज। अब ये बहुत आसान है, यहाँ हम जो जानते हैं कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस का जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से, तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर की वजह से रेजिस्टेंस जो अपने ओरिजिनल वैल्यू से है, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है। ये सारी चीजें हम लोग रेजिस्टेंस के बेसिक्स में देख चुके हैं, सर्किट एलिमेंट्स में जब हमने रेजिस्टेंस को पढ़ा था तो ये हम लोग देख चुके हैं। और ये रिलेशन कैसे निकलता है, तो हम जानते हैं बहुत आसानी से कि सपोज दैट स्टार्टिंग में T1 टेम्परेचर है, इसको हमने रेफरेंस के लिए ले लिया, स्टैंडर्ड रेफरेंस क्वांटिटी ले लिया, और बाद में टेम्परेचर T2 हो जाता है और टेम्परेचर बढ़कर T2 हो जाता है, मींस T2 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन T1। तो अगर इस T1 टाइम के समय सपोज दैट हमारा रेजिस्टेंस R1 है और T2 टाइम्स के समय रेजिस्टेंस R2 हो जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया, यानी अगर T1 हायर टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस R1 से ज्यादा होगा। और इस रिलेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो इस रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, अगर R2 टेम्परेचर है बाद का तो R2 और पहले का टेम्परेचर अगर R1 है तो इस तरह से इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और डेफिनेटली डेल्टा टी के टर्म में डेल्टा टी को हम लोग कह सकते हैं T2 माइनस T1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेटली अगर लिखना है तो R1, ये R1 है 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, ठीक है। अब होता क्या है ना कि ये जो हमारा अल्फा है ना, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा तो हमें R2 की वैल्यू हायर देन R1 मिलेगी, अगर हमारा T2 की वैल्यू हायर देन T1 है तो। यही अगर निगेटिव होगा तो हमें RT की वैल्यू निगेटिव मिलेगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हॉट रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज्यादा है कोल्ड रेजिस्टेंस से। ये कब पॉसिबल है, जब हमारा कोएफिशिएंट ऑफ हमारा थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो जब पॉजिटिव होगा तब। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव यानी डी ऑप्शन हमारा सही है 10th नंबर क्वेश्चन का। और ये भी यूपीएससी के इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2000 में, ईयर 2000 में आया हुआ है, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली इजी है और बेसिक से उठा के दिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।